सर ओबेसिटी एक लाइफस्टाइल इशू है या फिर ये एक लोगों की प्रॉब्लम है, डिजीज़ है? आप कैसे देखते हैं ओबेसिटी को? तो मोटापा यानी कि जो ओबेसिटी है, इसको अगर देखा जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक बीमारी यानी कि ओबेसिटी को एक कॉम्प्लेक्स, क्रोनिक और रिकरेंट डिजीज़ का लेबल दिया है। बैरियाट्रिक सर्जरी होती क्या है? बेसिकली बेरियाट्रिक सर्जरी, जिसको सिंपल टर्मिनोलॉजी में वेट लॉस सर्जरी कहते हैं। काफ़ी पेशेंट कन्फ्यूज करते हैं इसको कि इस ऑपरेशन के दौरान या इस ऑपरेशन के साथ में हम मरीज़ के शरीर से फैट को निकालेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस ऑपरेशन में हम जो स्टमक और इंटेस्टाइन की नेचुरल बनावट है, उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं, ओके। लैप्रोस्कोपिकली या रोबोटिक सर्जरी से। ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अगर कंपेयर करें अदर ट्रेडिशनल सर्जरी से, तो एक्सपेंस का क्या रहता है? लाइक कुछ पेशेंट को एक्सपेंसिव लगती है या फिर अफोर्डेबल है? तो अगर बात करें तो जैसे कि हम टेक्नोलॉजीज़ को यूज कर रहे हैं, लैप्रोस्कोपी या फिर मिनिमल इन्वेजिव में रोबोटिक सर्जरी भी आती है, जी। तो डेफिनेटली थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को यूज करने से कॉस्ट बढ़ती है। ओके। लेकिन अगर ओवरऑल कॉस्ट देखें तो वो सेम आती है या उससे कम ही आती है। सर हम लोग जनरली छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज कर देते हैं, ध्यान नहीं देते स्टार्टिंग में। तो क्या मतलब कुछ डिजीज़ेज़ में ऐसे नज़रअंदाज कर देना, डिले कर देना, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं इससे पेशेंट्स के? मैं कहूँगा कि अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, तो आज के दिन डॉक्टर से कंसल्ट करना और बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत ही सिंपल है जी। और ईज़िली अवेलेबल है अक्रॉस द कंट्री। जी। तो अगर हम समय रहते बीमारियों को पहले पता कर लेते हैं अर्ली स्टेजेस में, तो उनका ट्रीटमेंट सिंपल हो पाता है और रिकवरी जल्दी हो जाती है। हेलो एवरीवन, ब्लू ओशन हेल्थ नेक्स्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता सिंह। मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, अक्सर हम सर्जरी के नाम से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, बट आप क्या जानते हैं मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी के बारे में? आपको पता है ये कैसे ट्रेडिशनल सर्जरी से डिफरेंट होती है? इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं आपकी रिकवरी के लिए, और ये किन बीमारियों का इलाज करने में इसका यूज़ होता है? आइए जानते हैं इन्हीं सब बातों को। इस सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं एक्सपर्ट डॉक्टर पीयूष कुमार अग्रवाल। डॉक्टर पीयूष कुमार अग्रवाल is a senior consultant and surgeon associated with सर्वोदय हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। हेलो डॉक्टर सर। हेलो। वेलकम थैंक यू। सर। बिफोर वी स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपको सर्जरी के फील्ड में आने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? So I think thank you so much for asking this tough question first. So basically I belong to a very small hometown in UP Okay, and so हमारे hometown में कोई भी डॉक्टर नहीं था स्टार्टिंग में। तो घर में भी जब किसी को कोई प्रॉब्लम हो हेल्थ रिलेटेड, तो हमें ट्रैवल करके 60-80 किलोमीटर्स दूर डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता था। And we are 5 brothers. And I am the youngest one in my family. Okay, So I got the inspiration to become a doctor from my mother. Okay. She was the one who seed this thought of becoming a doctor in my brain from the childhood. Okay. And then that's how I started studying and I became a doctor. Okay, that's great. सर आपके एक्सपीरियंसेस एंड आपके क्लिनिकल जो अप्रोचेस थे, उन्होंने कैसे आपके इस जर्नी को बेटर किया, आपके सफ़र को कैसे आसान किया? So actually मैंने जो अपना ग्रेजुएशन है MBBS साउथ इंडिया से किया है, MBBS फ्रॉम केरला, and then I did my masters in general surgery from northeast Manipur. Okay. And then I landed in Delhi and I did my super specialization in minimal access surgery at prestigious Maulana Azad Medical College in New Delhi. Great. So I think I have traveled across the country. So I have a vast experience of understanding people, culture, religion, and diseases, बीमारियों को समझने का भी मुझे काफ़ी opportunities मिली. Okay. So that's how it has shaped me in understanding patient and their diseases better. Okay. All these things are helpful for Yes. you. Okay, sir.
सर मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी को लेके लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिथ होते हैं, लोगों को सच्चाई नहीं पता होती है। तो मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूअर्स को बहुत ही आसान शब्दों में बताएं कि मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी होती क्या है? तो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी बेसिकली एक सिंपल तरीके से अगर बोला जाए तो कम कट कम पेन से ऑपरेशन करना। ओके। आज से 20-30 साल पहले क्या होता था कि कोई भी ऑपरेशन करना हो उसके लिए हमें पूरे पेट को कट करना पड़ता था, राइट। जिसमें पेट की लेयर्स कई सारी होती हैं, मसल्स होती हैं, उनको कट करना पड़ता था और तभी हम ऑपरेशन कर पाते थे। जी। विथ इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अब क्या होता है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसको मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी या फिर की होल सर्जरी भी कहते हैं सिंपल Okay. टर्म्स में। तो उसमें क्या करते हैं, एब्डोमेन के ऊपर छोटे छोटे से कट लगाते हैं 1/2 to 1 सेंटीमीटर इन साइज में, और उसी के थ्रू सारी सर्जरी होती है। ओके सर। तो पेशेंट का कोई बड़ा कट नहीं होता है, बड़ा हम्म। चीरा नहीं लगता है पेट पे, जी। और सिंपल सर्जरी हो जाती है। और ऑपरेशन के बाद पेन कम होता है तो पेशेंट जल्दी उठ करके चल पाते हैं, रिकवरी Okay. फास्ट होती है। ओके। स्कार छोटा सा होता है जो लास्ट में विजिबल भी नहीं होता है। ओके सो विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आज के दिन हमारी जो सर्जरी है काफ़ी सिंपल हो गई है और काफ़ी फास्ट ट्रैक सर्जरी हो गई है, यानी Okay. पेशेंट अगले दिन या सेम डे ही डिस्चार्ज हो जाता है हॉस्पिटल से और विद इन अ वीक वो अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ स्टाइल को रिज्यूम कर लेता है। ओके सर। सर ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कैसे अदर ट्रेडिशनल सर्जरी से डिफरेंट है? यस, तो बेसिकली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या होता है कि हमें जनरल एनेस्थीसिया में पूरी बेहोशी में ऑपरेशन करना होता है जी। और पेट पे छोटे छोटे से कट लगते हैं और सिंपल सर्जरी है, आसानी से हो जाती है। लेकिन डिफरेंस जो इसका मेन आता है बाकी ट्रेडिशनल सर्जरी से, जो ओपन सर्जरीज होती थी, जी। तो उसमें पेशेंट को रिकवरी में अराउंड 8 to 10 डेज लगता था। ओके। हॉस्पिटल में उनको 5 से 6 दिन एडमिट रहना पड़ता जी। था, वो मूव नहीं कर पाते थे, काफ़ी पेन होता था, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती थी, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा होते थे। ओके। लेकिन आज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से ये सारे रिस्क कम हो चुके हैं ओके और सर। पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ स्टाइल को जल्दी से जल्दी ऑपरेशन के बाद रिज्यूम कर पाते हैं। ओके, मींस फास्टर रिकवरी में फास्टर काफी रिकवरी हेल्पफुल में है। बहुत हेल्प मिलती है। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अगर कंपेयर करें अदर ट्रेडिशनल सर्जरी से तो एक्सपेंस का क्या रहता है? लाइक कुछ पेशेंट को एक्सपेंसिव लगती है या फिर अफोर्डेबल है? तो अगर बात करें तो जैसे कि हम टेक्नोलॉजीज़ को यूज कर रहे हैं, लैप्रोस्कोपी या फिर मिनिमल इन्वेजिव में रोबोटिक सर्जरी भी आती है, जी। तो डेफिनेटली थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को यूज करने से कॉस्ट बढ़ती है। ओके। लेकिन अगर ओवरऑल कॉस्ट देखें तो वो सेम आती है या उससे कम ही आती है, अच्छा। क्योंकि ओपन सर्जरी में क्या होता था, पेशेंट को हॉस्पिटल में लंबे समय तक रहना हाँ, पड़ता था, हॉस्पिटल स्टे उनको पेन किलर्स ज़्यादा लगते थे, जी। एंटीबायोटिक्स ज़्यादा लगते थे, मेडिसिन का भी खर्चा। कॉम्प्लिकेशंस होते थे, उनको वूंड में इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा होता Okay. था। तो वो सारी चीज़ें कम होने की वजह से ओवरऑल कॉस्ट कम ही हो गई है। ओके सर, दैट्स ग्रेट। सर क्या ये सारे पेशेंट्स के लिए होती है? सारे पेशेंट्स करा सकते हैं तो लैप्रोस्कोपिक कोई भी सर्जरी? पेशेंट्स जो जनरल एनेस्थीसिया टॉलरेट कर सकते हैं, वो फिट Okay. हैं एनेस्थीसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करी जा सकती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स जो काफ़ी सीवियर एज ग्रुप में होते हैं या कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिनमें उनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी या हार्ट के इश्यूज होते हैं, Okay. उनको फिर एनेस्थीसिया चेकअप के बाद हम डिसाइड करते हैं कि क्या उनके लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सेफ़ है या नहीं है। ओके सर। सर हम लोग जनरली छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज कर देते हैं, ध्यान नहीं देते स्टार्टिंग में। तो क्या मतलब कुछ डिजीज़ेज़ में ऐसे नज़रअंदाज कर देना, डिले कर देना, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं इससे पेशेंट्स के? मैं कहूँगा कि अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं तो आज के दिन डॉक्टर से कंसल्ट करना और बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत ही सिंपल है जी। और इजीली अवेलेबल है अक्रॉस द कंट्री। जी। तो अगर हम समय रहते बीमारियों को पहले पता कर लेते हैं अर्ली स्टेजेस में, जी। तो उनका ट्रीटमेंट सिंपल हो पाता है और रिकवरी जल्दी हो जाती है। राइट, राइट। सर गॉल स्टोन हर्निया जैसे जो केसेस होते हैं, इसमें कब आप सर्जरी की सलाह देते हैं? तो इसके बारे में मैं कुछ सिंपल तरीके से बताना जी, चाहूँगा। बिल्कुल। 2 तरीके की बीमारियाँ होती हैं जिनका इलाज मेडिसिन से होता है जी। या ऑपरेशन यानी कि सर्जरी से होता है। तो जैसे कि गॉल स्टोन्स हैं या हर्निया की प्रॉब्लम है, इनका इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही है। जी। इनके लिए कोई दवाइयाँ नहीं है। अगर हम Okay. दवाइयाँ लेते हैं तो वी आर जस्ट बाईपासिंग द टाइम ओह! एंड मेकिंग अवरसेल्फ फूल। तो ओके इनका सर। इलाज ऑपरेशन ही है। तो समय रहते इलाज कराने से ये बढ़ती नहीं है और इनसे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड किया जा सकता है। ओके सर।
ये पायल्स, फिशर एंड फिस्टुला इस ये जैसी बीमारियां जो होती हैं, पेशेंट समटाइम्स हेजिटेट होते हैं इनको बताने में, डॉक्टर को दिखाने में, तो आप कैसे डील करते हैं ऐसे तो पेशेंट्स को? ये सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के एक्चुअली आज भी काफ़ी सारे पेशेंट्स के साथ टैबू है कि दे डोंट वांट टू कम टू द डॉक्टर एंड टेल अबाउट कि उनको हाँ बॉटम में प्रॉब्लम है, राइट, ब्लीडिंग इसीलिए हो। वो डिले भी होता है उनका एग्जैक्टली ट्रीटमेंट। सो अगर वो अर्ली स्टेज में आते हैं तो बहुत बार हमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं भी पड़ती इन बीमारियों में। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से भी ट्रीटमेंट हो जाता है। जी। कुछ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनको ऑपरेशन से ही बेनिफिट मिलता है, तो उनको अर्ली ऑपरेशन से डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होता है। ओके सर। सर जो पेशेंट्स होते हैं उनके माइंड में ये होता है कि अभी हमें सर्जरी करानी चाहिए या फिर हम और थोड़ा डिले कर दें। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए आप क्या देखते हैं कि उनको मतलब सर्जरी अभी उनके लिए कराना सही है या फिर थोड़ा हम डिले भी कर सकते हैं? कि जनरली कोई पेशेंट आसानी से सर्जरी नहीं करवाना चाहते, उनको लगता है कि मेडिसिन से सही हो जाए या कुछ ऐसी और चीज़ों से सही हो जाए तो बेटर है। तो इस ऐसे केसेस में क्या होता है, मैं पेशेंट की प्रॉपर काउंसलिंग करता हूँ, यानी कि हम जी। उनसे ओपनली डिस्कस करते हैं कि ओके। उनके क्या फियर्स हैं, वाई दे डोंट वांट टू ऑप्ट फॉर द सर्जरी। राइट। क्योंकि जिस बीमारी का इलाज ऑपरेशन है, तो चाहे वो आज कराएं, 1 महीने के बाद कराएं या 1 साल के बाद कराएं, राइट। ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। ऑपरेशन तो जब उनसे हम डिस्कस करते हैं तो कई बार पेशेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। उनको जी। लगता है कि वो कहीं और जाएंगे तो दवाइयों से ठीक हो जाएगा। तो प्रॉपर डिस्कशन से, उनके डाउट्स को दूर करने से, फियर्स को एड्रेस करने से बहुत सारे पेशेंट्स कन्विंस हो जाते हैं और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट को चूज करते हैं। ओके। सर सेकंड ओपिनियन कितना इम्पोर्टेंट होता है? आई थिंक अगर पेशेंट अपने डॉक्टर से खुश नहीं है या उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, कोई डाउट है? कोई डाउट है या वट एवर रीज़न है, सेकेंड ओपिनियन कैन बी डन। एंड कोई भी पेशेंट सेकेंड ओपिनियन ले सकता है। इट्स टोटली फाइन विद द सेकेंड ओपिनियन। सर एक बात मैं फिर से पूछना चाहूँगी, लाइक सर्जरी के नाम से पेशेंट बहुत सीरियस एंड बहुत ज़्यादा मतलब डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उनको कैसे कन्विंस करें। तो मैं जानना चाहूँगी आप कैसे उनको कन्विंस करते हैं? तो मैं उनको सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि ऑपरेशन में क्या होने वाला है, जी। लाइक हाउ दे आर गोइंग टू गेट एनेस्थीसिया। फिर मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट का फियर होता है कि वो हमें मास्क लगाएंगे, पेन होगा। तो हम जी। उनको बताते हैं कि एक सिंपल कैनुला लगाएंगे और सारी जी। दवाइयाँ उससे जाती हैं, तो उनको बार बार प्रिक नहीं होगा, तो पेन नहीं होगा और उनको पता नहीं चलेगा। दे विल बी टोटली एनेस्थीसिया के कवर में रहते हैं, बेहोश होते हैं, तो पेशेंट को ना ही तो पेन होगा, ना ही पता चलेगा ऑपरेशन का। ओके। और पोस्ट ऑपरेटिवली भी पेन नहीं होता है पेशेंट को। जो भी होता है तो उसको हम इंजेक्शन पेन किलर से कंट्रोल करके रखते हैं। तो ऐसे। प्रॉपर एड्रेस करने से, उनके फियर्स को समझाने से, ओके। बताने से कि ऑपरेशन का जो प्रोसीजर है वो कैसा है। जैसे ओके। कि मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के केसेस में छोटे छोटे कट लगते हैं, तो उनको मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स अगले दिन से ही वॉक करना चालू कर देते हैं। दे स्टार्ट ईटिंग, दे स्टार्ट मूविंग अराउंड, वो स्टेयर्स भी चढ़ सकते हैं, पार्क में वॉक कर सकते हैं। ओके। तो जब मैं उनको बताता हूँ और उनको अपने पास्ट पेशेंट्स की हिस्ट्री सुनाता हूँ, तो वो कन्विंस होते हैं और कन्विंस उनको हो लगता है जाते हैं, कि उनका हाँ, फियर दूर हो सर्जरी जाता सेफ है। है और आसानी से कराई जा सकती है। ओके सर। सर पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेटिव आप तो क्या एडवाइस देते हैं पेशेंट्स को कि उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना तो चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी आजकल डे केयर सर्जरी, फास्ट ट्रैक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि पेशेंट कई बार 2-2 3-3 दिन तक बिस्तर से ही नहीं उठते हैं। उनको लगता है हमें बेड रेस्ट की ज़रूरत है, कि जबकि सर्जरी हुई ऐसा है। यस, तो ऐसा नहीं है। उनको सेम डे से ही मैं मूव कराना चालू करा देता हूँ। इनफैक्ट ओके। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है, ऑपरेशन के 4 से 6 घंटे के बाद ही हम उनको वॉक कराना चालू करा देते हैं। ओके सर। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर। सर कॉम्प्लिकेशंस ना हो पोस्ट आफ्टर सर्जरी, तो इन कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए आप क्या ज़रूरी टिप देते हैं मतलब तो अपने मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स टाइम को? क्या है कि पेशेंट्स को डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करनी चाहिए, ओके। प्रॉपर फॉलो अप करना चाहिए और दे शुड स्टार्ट अर्ली मूविंग अराउंड एंड टेकिंग देयर मेडिसिन ऑन टाइम। और अगर उनको कोई भी इश्यूज होता है हेल्थ रिलेटेड ऑपरेशन के बाद, लाइक सिंपल फीवर होता है या कोई अनएक्सप्लेन्ड पेन होता है जो उनकी पेन किलर, एडवाइस पेन किलर से भी कंट्रोल नहीं होता है, तो दे शुड कम टू द डॉक्टर एंड सीक हेल्प। ओके सर।
सर जो पेशेंट आते हैं तो जब वो आपसे बात करते हैं तो वो उनको सर्जरी के नाम पर किस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ियर होता है? आई थिंक मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को फियर इस बात का होता है कि उनको दर्द होगा, राइट, और कुछ पेशेंट्स को बड़े स्कार्स, बड़े कट का भी डर होता है। डर होता है। और कई बार ओल्ड एज के पेशेंट्स होते हैं तो उनको ये फियर होता है कि वेदर आई विल कम आउट ऑफ द ऑपरेशन और नॉट। तो वो भी फियर हर किसी को रहता है। तो उसके लिए फिर आप उनको कैसे रीअश्योर करते हैं कि सो वी टेल देम कि दिस इज़ अ सिंपल ऑपरेशन, एक ओके, घंटे का है, राइट, एंड वी हैव बीन डूइंग दिस ऑपरेशन सक्सेसफुली, सो ओके, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ओके। सर पेशेंट एजुकेशन अवेयरनेस का कितना रोल होता है पेशेंट को ये डिसाइड करने में कि हाँ, ये सर्जरी ठीक है या फिर वी शुड गो फॉर दिस? सो आई थिंक मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। लास्ट टाइम मेरा एक ऑपरेशन हुआ था मोटापे के लिए, बेरियाट्रिक सर्जरी का। ओके, तो उन पेशेंट्स को मैंने ऑपरेशन से पहले ही प्रॉपर तरीके से काउंसिल करके रखा हुआ था। तो पेशेंट वाज वेल अवेयर, एजुकेटेड। सो ओके। उसका बेनिफिट क्या हुआ कि ऑपरेशन के 4 घंटे के बाद ही पेशेंट ने बेड से उठ करके खुद मूव करना चालू कर दिया था, 4 घंटे बाद ही? एग्जैक्टली आफ्टर 4 आवर्स आफ्टर द ऑपरेशन। और उसका बेनिफिट ये हुआ कि सेकेंड डे आफ्टर द सर्जरी शी वाज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। शी डिड ग्रेट, नॉट हैव एनी कॉम्प्लिकेशन ओके, एंड शी हैड मिनिमल पेन किलर्स। ओके, सो एक वेल एजुकेटेड, वेल काउंसिल्ड एंड अवेयर पेशेंट्स has a very important role in the post operative recovery of the patient itself. ओके। मीन्स अवेयरनेस एंड एजुकेशन का बहुत ही Very बड़ा very रोल है। important. ओके। सर आप पेशेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं पेशेंट्स को यही एडवाइस देना चाहूँगा कि इंडिया में आज के दिन हमारे पास लाइफस्टाइल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे कि मोटापा, ओबेसिटी, गॉल स्टोन्स, कैंसर्स, ये सारे रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो जिस पेशेंट्स को भी इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उन्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, अपने डॉक्टर से आकर के मिलना चाहिए, कंसल्टेशन लेनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए कि उनको क्या प्रॉब्लम है, किस स्टेज में प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जी सर। सर अभी आपने बताया था कि बैरिएट्रिक सर्जरी का एक केस बताया था। सर मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूअर्स को बताएँ बैरिएट्रिक सर्जरी होती क्या है? बेसिकली बेरियाट्रिक सर्जरी, जिसको सिंपल टर्मिनोलॉजी में वेट लॉस सर्जरी कहते हैं। काफ़ी पेशेंट कंफ्यूज करते हैं इसको कि इस ऑपरेशन के दौरान या इस ऑपरेशन के साथ में हम मरीज के शरीर से फैट को निकालेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस ऑपरेशन में हम जो स्टमक और इंटेस्टाइन की नेचुरल बनावट है जी, उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं, ओके, लैप्रोस्कोपिकली या रोबोटिक सर्जरी से। तो ओके, उसके बाद क्या होता है कि पेशेंट वेट लॉस करना स्टार्ट करता है, एंड इट्स लाइक एवरी वीक और मंथ पेशेंट अराउंड 8 से 10 किलो वेट लूज होता है, एंड विद ओके, दैट पेशेंट इम्प्रूव्स। सो हम बॉडी की मेटाबॉलिज्म को चेंज करते हैं बाय चेंजिंग देयर एनाटमी। ओके। तो सर ये बैरिएट्रिक सर्जरी वेट लॉस के अलावा कुछ और भी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं इसके? डेफिनेटली इसका बहुत सारा बेनिफिट है, क्योंकि ओबिसिटी के साथ जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि स्लीप एपनिया, डायबिटीज़, ओके, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, फैटी लीवर, पीसीओडी, यस। इनफर्टिलिटी, इन सब में भी बेनिफिट मिलता है। इतनी सारी बीमारियाँ होती हैं? बहुत सारी, मोटापे के साथ में 50 बीमारियां हैं, ओके। और तो उन मतलब सब में पेशेंट बेनिफिट को मिलता इन है। सारी बीमारियों से लाइक इन सब बीमारियों का इलाज हो जाता है सो बैरिएट्रिक सर्जरी? मोटापे को जो हम बोलते हैं ओबेसिटी को, इट्स मदर ऑफ मेनी डिसीजेस। ओह! तो मोटापा अपने आप में बीमारी नहीं है, लेकिन मोटापे के साथ में बहुत सारी बीमारियां आती हैं। तो अगर हम मोटापे से छुटकारा पाते हैं तो हमें उससे होने वाली बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है। सर ओबेसिटी एक लाइफस्टाइल इशू है या फिर ये एक लोगों की प्रॉब्लम है, डिजीज़ है? आप कैसे देखते हैं ओबेसिटी को? तो मोटापा यानी कि जो ओबेसिटी है, इसको अगर देखा जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक बीमारी यानी कि ओबेसिटी को एक कॉम्प्लेक्स, क्रोनिक और रिकरेंट डिजीज़ का लेबल दिया है। ओके, और कुछ सालों पहले तक इंडिया में इसके परसेंटेज और इंसिडेंस काफ़ी कम थे, लेकिन आज वर्ल्ड में इंडिया का 3rd प्लेस है ओबेसिटी में, और एडोलेसेंट और एडल्टहुड में ओबेसिटी का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ता जा रहा है। ओके, इंडिया के 1/3 से ज़्यादा चिल्ड्रंस मोटे हैं, और उसकी वजह से उनको मोटापे से रिलेटेड फैटी लीवर, गॉल स्टोन्स, ये सारी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती ही जा रही है। ओके सर। तो सर ये ओबेसिटी का जो ट्रीटमेंट है इसका क्या बैरिएट्रिक सर्जरी ही ये मेन एक अच्छा ट्रीटमेंट है या फिर कुछ और भी ट्रीटमेंट तो होते हैं? ओबेसिटी जो है उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपको मोटापे की वजह से क्या-क्या बीमारियां हैं, ओके, और मोटापा किस स्टेज का है। तो बेसलाइन अगर हम बात करें तो हर किसी को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मोटापे में। जी जिन सर, पेशेंट्स को मोटापे की वजह से मेडिकल प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, उन पेशेंट्स को मोटापा
वो पेशेंट्स अपने आप वेट लूज नहीं कर सकते लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटिंग और एक्सरसाइज से। ऐसे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट यानी कि मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है। जी। उसी में एक ऑप्शन बेरियाट्रिक सर्जरी आता है, जो कि कुछ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में किया जाता है। हम पेशेंट्स का चेकअप करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, एंड देन वी डिसाइड आफ्टर डूइंग अ क्रॉस कंसल्टेशन विद मेनी अदर डॉक्टर्स कि इन पेशेंट्स को ऑपरेशन से बेरियाट्रिक सर्जरी से ही बेनिफिट होगा या नहीं, एंड देन वी रिकमेंड देम फॉर बेरियाट्रिक सर्जरी, वेट लॉस सर्जरी। ओके सर। सर बैरिएट्रिक सर्जरी करने के बाद कितने टाइम में मतलब कुछ नोटिसेबल रिजल्ट देखने को मिलते हैं? तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में बेरियाट्रिक सर्जरी के इमीडिएटली बाद ही ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारियों की जो दवाइयाँ हैं वो बंद हो जाती हैं, ओके। और वेट लॉस होना उनका वीकली और मंथली स्टार्ट होता है, एंड दे कीप ऑन लूजिंग वेट फॉर 1 ईयर टू 2 ईयर। एट द एंड ऑफ द 2 साल के एंड में जो उनका वेट होता है, अचीव हो जाता है लॉस, वो उनका मेंटेन रहता है। ओके सर। और अगर बात करें तो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस जो रहता है पेशेंट्स को, वो स्टार्टिंग के फ्यू वीक्स, कपल ऑफ वीक्स ही रहता है। उसके बाद Okay. क्या होता है कि पेशेंट्स अपनी नॉर्मल डाइट को रिज्यूम कर सकते हैं। Okay. डेफिनेटली उनकी जो बॉडी में चेंजेस लाए जाते हैं स्टमक और इंटेस्टाइन में, उसकी वजह से उनकी खाने की क्वांटिटी यानी कि कैपेसिटी कम हो जाती है। तो Okay. उनको अकॉर्डिंगली अपनी डाइट को मॉडिफाई करना होता है। मीन्स ये मिथ है जो लोग सोचते हैं कि बैरिएट्रिक सर्जरी कराने के बाद हम ज़्यादा खा नहीं सकते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा अपनी मर्जी का नहीं खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, तो क्या ये सच है? डेफिनेटली उसमें एक रोल तो रिस्ट्रिक्टिव कंपोनेंट बेरियाट्रिक सर्जरी का रहता ही है, जिसमें कि खाने की क्वांटिटी कम हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप खाना नहीं खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके सर। सर बैरिएट्रिक सर्जरी करने के बाद पेशेंट्स के लिए क्या आप मतलब उनको क्या एडवाइस देते हैं? मैं ये एडवाइस दूंगा, बेरियाट्रिक सर्जरी ओबेसिटी का एक ट्रीटमेंट है, जी सर। लेकिन बेरियाट्रिक सर्जरी ही सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है। उन्हें ये समझने की ज़रूरत है, बेरियाट्रिक सर्जरी कराने के बाद भी उनको अपनी जो लाइफ स्टाइल में चेंजेस हैं वो उनको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर किसी पेशेंट की क्रोनिक अल्कोहल इंटेक की आदत है, स्मोकिंग की आदत है, या बहुत ही ज़्यादा मीठा या कार्बोहाइड्रेट रिच जी। जंक फूड खाने की हैबिट है, और वो उनको चेंज नहीं करते हैं, तो इवन बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद भी कुछ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में वेट रिगेन हो सकता है। तो बेरियाट्रिक सर्जरी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसको लाइफ स्टाइल चेंजेस के साथ में कंबाइन करना चाहिए फॉर गिविंग द बेस्ट रिजल्ट टू द पेशेंट। सर जैसा कि हम बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में भी बात कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा कोई केस याद है जिसमें बैरिएट्रिक सर्जरी करने के बाद आपको मतलब बहुत ही सिग्निफिकेंट कुछ ऐसे चेंजेस और कोई बहुत अच्छा बेनिफिट दिखा हो उस पेशेंट में? तो आई थिंक मेरे पास एक पेशेंट था काफ़ी टाइम पहले, अराउंड 4 years बैक। ओके। तो इट वाज जस्ट बिफोर आफ्टर कोविड, फर्स्ट वेव ऑफ कोविड। सो ही वाज अ पोलियो पेशेंट, so he Okay. was not able to walk from his childhood, and he gained some weight during covid time. So उनको ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की शिकायत थी, और उनको सांस फूलता था। तो मोटापे की वजह से उनको बीपी के लिए उनको 4 दवाइयाँ चलती थी। तो उनको कार्डियोलॉजिस्ट ने हमारे पास रेफ़र किया था मोटापे के ऑपरेशन के लिए। ओके। तो वो जब ओपीडी में फर्स्ट टाइम मेरे पास आए तो वो व्हील चेयर पे आए थे। ही वॉज नॉट एबल टू वॉक। ओके। ऑब्वियसली उनको पोलियो था, लेकिन हम्म। पोलियो के बाद भी वो वॉक करते थे विद द हेल्प ऑफ क्लचर्स, ओके। बट मोटापे की वजह से वो वॉक नहीं कर वो पाते भी थे। नहीं कर। तो फिर हमने जब उनका बेरियाट्रिक सर्जरी करी, और उसके बाद आफ्टर 3 months व्हेन ही केम टू ओपीडी, ही केम विथ वॉकिंग इन माय ओपीडी, एंड ही सेड Oh, दैट डॉक्टर साहब great. अब मैंने व्हील चेयर यूज़ करना बंद कर दिया है। एंड सो दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई सॉ द बेनिफिट ऑफ बेरियाट्रिक सर्जरी इन द Very. पेशेंट्स who are obese and not able to lose their weight. Yes. सो हमें समझने की ज़रूरत है कि मोटापा एक बीमारी है, ऐसा नहीं है कि कोई अपनी खुशी से मोटा होता है। Right. लाइफ स्टाइल चेंजेस एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, लेकिन मोटापे का कुछ जेनेटिक और इन्वायरमेंटल रोल्स भी है, और कुछ बीमारियों में भी वजन नहीं लूज हो पाता है, जिसमें बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं। तो उन पेशेंट्स को डेफिनेटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और उनको बेरियाट्रिक सर्जरी से एक तरह का जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है उससे डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलता है। ओके सर। सर एक रैपिड फायर सेगमेंट है ये, शॉर्ट आंसर्स फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। सर सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, मोस्ट इग्नोर्ड हेल्थ इशू जो लोग। मोटापा। मोटापा। सर एक हैबिट जो सर्जरी से बचने में हेल्प कर सकती है लोगों की? लाइफ स्टाइल चेंजेस, मेंटेनिंग देयर हेल्थ, एंड कंट्रोलिंग देयर वेट। अर्ली डायग्नोसिस के लिए कोई एक टिप? एक सिंपल अल्ट्रासाउंड, अगर आपको कभी भी पेट से रिलेटेड कोई एलिमेंट्स होते हैं
तो दैट हेल्प्स इन डायग्नोसिंग डिसीजेज वेरी अर्ली। ओके सर। और सर ऐसे पेशेंट्स के लिए कोई मैसेज जो कहते हैं अभी टाइम नहीं है मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए? तो ऐसे पेशेंट्स के लिए एक सिंपल सा मैसेज है, इफ़ यू आर ड्राइविंग अ कार ऑन द हाईवे एंड इफ़ यू डोंट हैव अ टाइम टू फिल द फ्यूल, योर कार विल स्टॉप। सो इट्स द ह्यूमन बॉडी, वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। सो अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है, हमें ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है। जी सर। सर अगर आप सर्जन नहीं होते तो क्या होते आप? That's again a very tough question, the first and the last one. I like cooking. I have, Great. yeah, so but I don't know if I would not have been surgeon मैं क्या होता, but yeah, definitely I like cooking. ओके सर। मीन्स आप शेफ होते? I cannot say that because I just want to be surgeon again. ओके सर, दैट्स ग्रेट। सर एक और इम्पोर्टेंट सवाल, इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद आप अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखते हैं? Yeah, so मेरी जब पढ़ाई हो रही थी तभी से मैंने हेल्थ से काफ़ी ज़्यादा मेरा अटैचमेंट रहा है। सो आई मेक श्योर कि आई स्पेंड सम टाइम फॉर द जिम और फिजिकल एक्टिविटी, ईट हेल्दी, हैव अ गुड स्लीप एंड नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, नो टोबैको रिलेटेड एडिक्शंस। दोज थिंग्स हेल्प्स मी अ लॉट। ओके, आप खुद एक डॉक्टर हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन है, बट मेन प्रॉब्लम ये होती है आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं? लाइक आप बिजी रहते हैं इतना, फिर आप अपनी हेल्थ के लिए कैसे टाइम निकालते हैं? तो अगेन इसके लिए मेरे पास एक सिंपल सा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट मेरे पास यही कंप्लेन लेकर के आते हैं कि दे आर वर्किंग इन गुड़गांव एंड दे आर लिविंग इन नोएडा, राइट, सो दे डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग। सो आई जस्ट सबकी टेल कॉमन देम, प्रॉब्लम है। yeah, so I tell them कि exercise is like toothbrush, you do it every day, Right. wherever you are, it doesn't matter आप घर पे हैं, ट्रेन में हैं, प्लेन में हैं, दूसरी कंट्री में हैं, सेम गोज विद द एक्सरसाइज। अगर हम इसको एक माइंडसेट बना लें कि हमें डेली एक्सरसाइज करना ही है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो हम आसानी से 10-15 मिनट अपनी सेहत के लिए निकाल सकते हैं। राइट। सर आज की कन्वर्सेशन से ये तो क्लियर है कि सर्जरी के नाम से डरना नहीं चाहिए। इट कैन बी राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, जो कि पेशेंट की लाइफ स्टाइल एंड रिकवरी में एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। तो थैंक यू सो मच सर, फॉर इट वाज वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। मेरी सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ को समझिए। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर को दिखाइए, समय रहते दिखाइए और आप हमेशा अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।